अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके सामने दो ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो हमारे साथ गुजरे हैं और जिनसे हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानियाँ रूह का इंतकाम के बारे में है। जब कोई इंसान जुल्म के साथ मरता है तो उसकी रूह चैन से नहीं रहती। इस्लाम में साफ लिखा है कि मजलूम की बद्दुआ अल्लाह के यहाँ फ़ौरन कबूल होती है, और अगर वो मजलूम मर जाए तो उसकी रूह तकलीस में रहती है जब तक उससे इंसाफ न मिल जाए। पहली कहानी मैं मिस्टर राव सुना रहा हूं और दूसरी कहानी मेरी बीवी मिसेस राव की ज़बानी। दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, हमारे जीते जागते तजुर्बात हैं जो महीनों तक चले थे। ये बात 2019 की है, जब मैं कराची में बिजनेस के सिलसिले में एक सेठ के घर गया था। सेठ अकरम नाम का आदमी था, बहुत अमीर लेकिन दिल का बहुत बुरा। डिफेंस में उसका बड़ा बंगलो था, 3 कार्स थे और बिजनेस में करोड़ का टर्नओवर था। लेकिन उसके यहाँ काम करने वाले सर्वेंट से वो जानवरों से भी बुरा सलूक करता था। मैं उसके घर पहली बार 15 सितंबर 2019 को गया था, एक इंपोर्ट डील डिस्कस करने के लिए। वो मुझे 3 दिन रुकने को कहा था, क्योंकि डील कॉम्प्लिकेटेड थी और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी थी। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा नौकर गुलाम अली सेठ के लिए चाय बना रहा था। उसकी उम्र 70 साल के करीब थी, सफ़ेद दाढ़ी, कमज़ोर जिस्म, लेकिन आंखों में अजीब सा नूर था। बाद में पता चला कि वो 30 साल से इस घर में काम कर रहा था, जब सेठ अभी छोटा था तब से। सेठ ने चाय टेस्ट की और जोर से चिल्लाया, ये क्या गंदा पानी है, इतनी साल से चाय बना रहा है, अभी तक सीखा नहीं। उसने गर्म चाय का कप गुलाम अली के हाथ पे फेंक दिया। मैंने देखा बूढ़े का हाथ बिल्कुल लाल हो गया। वो दर्द से सिसक रहा था, लेकिन कुछ नहीं कह सका। सेठ साहब, ये तो बहुत गलत बात है, मैंने कहा। राव साहब, आप बिजनेस की बात करिए, घर के मामले में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं, सेठ ने रूडली जवाब दिया। डिनर के टाइम मैंने गुलाम अली से बात की। पता चला उसका स्टोरी बहुत दुख भरी थी। 30 साल पहले वो सेठ के अब्बू के टाइम आया था, तब उसकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। उसकी बीवी खदीजा और एक बेटी फातिमा थी। सेठ के अब्बू ने प्रॉमिस किया था कि रिटायरमेंट में अच्छे पैसे देंगे और बेटी की शादी में मदद करेंगे। सेठ के अब्बू के मरने के बाद सेठ अकरम ने सब प्रॉमिसेस भूल गए। गुलाम अली की तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपए थी, जो 5 साल से नहीं बढ़ी थी। उसकी बेटी 28 साल की हो गई थी, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि सेठ ने प्रॉमिस्ड अमाउंट नहीं दिया था। उसकी बीवी किडनी की बीमारी से मर गई थी, क्योंकि सेठ ने इलाज के लिए एडवांस नहीं दिया था। रात को मैंने देखा गुलाम अली टेरेस पे नमाज पढ़ रहा था और रोने लगा। वो अल्लाह से कह रहा था, या अल्लाह, मैंने 30 साल ईमानदारी से काम किया है, कभी 1 रुपया छूना नहीं। मेरी बीवी मर गई, बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये सेठ मुझसे वादा किया था, लेकिन अब कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, काम ठीक से नहीं कर सकता। या अल्लाह, अगर मैं सच में मजलूम हूं तो मुझे इंसाफ दे, मैं तेरे हवाले करता हूं मेरा मामला। अगला दिन सुबह सेठ ने गुलाम अली को बोला, तू अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, तेरी जगह नई हेल्प रख रहे हैं, तुझे 2 हफ्ते में घर छोड़ना होगा। गुलाम अली के पास कोई घर नहीं था, वो 30 साल से सेठ के क्वार्टर में रहता था। सेठ साहब, मेरी बेटी का क्या होगा, मुझे तो कोई घर नहीं मिलेगा। गुलाम अली ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरा मसला नहीं है, 2 हफ्ते में निकल जा। सेठ ने कहा। मैंने सेठ से कहा, यार ये इंसान 30 साल से तुम्हारे घर में है, कुछ तो ग्रेजुटी दे दो। राव साहब, बिजनेस में सेंटिमेंट नहीं चलता, बूढ़े हो गए हैं, अब क्या फायदा। सेठ ने जवाब दिया। उस दिन रात को मैंने अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई भरखे औरत रो रही हो। मैंने सोचा शायद कोई नेबर है, लेकिन आवाज गुलाम अली के क्वार्टर से आ रही थी। तीसरे दिन सुबह 6 बजे मुझे गेट पे शाउटिंग सुनी। मैं बाहर गया तो देखा गुलाम अली की बेटी फातिमा आई हुई थी। वो रो रही थी और सेठ से गुजारिश कर रही थी, सेठ साहब, मेरा बाप 30 साल से आपके घर में है, प्लीज उससे निकाले मत, मैं भी काम कर लूंगी, लेकिन हमें रहने के लिए जगह तो चाहिए, फातिमा कह रही थी। सेठ के 2 बेटे भी निकल आए, बड़ा बेटा अहमद और छोटा इमरान। दोनों ने फातिमा पे गंदे कमेंट्स किए। देखो कितनी सुंदर है, क्यों काम करेगा, कोई और काम कर सकती है, अहमद ने कहा और हंसा। मैंने देखा गुलाम अली का फेस बिल्कुल लाल हो गया। वो अपनी बेटी के साथ चला गया। उस दिन डील फाइनलाइज हो गई और मैं लाहौर वापस आ गया, लेकिन मेरा दिल बहुत परेशान था उस बूढ़े की हालत देखकर। 10 अक्टूबर को, सिर्फ 3 हफ्ते बाद, मुझे कराची से कॉल आया। गुलाम अली हार्ट अटैक से मर गया था। किसी ने उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया, वो सेठ के गेट के बाहर फुटपाथ पे कोलैप्स हुआ था। पता चला कि वो रोज सुबह सेठ के घर के बाहर खड़ा होता था और उम्मीद करता था कि वो उसे वापस बुलाएगा। मरने से पहले उसने एक लेटर लिखा था जो उसकी बेटी को मिला। अल्लाह का वास्ता है, सेठ साहब ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। मैंने 30 साल ईमानदारी से सेवा की है, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरी बीवी का इलाज नहीं करवाया, बेटी की शादी के पैसे नहीं दिए और अब घर से निकाल दिया। या अल्लाह, अगर मैं सच में मजलूम हूं तो इनसे मेरा हिसाब ले, मैं तेरे हवाले करता हूं मेरा मामला। 15 दिन बाद मुझे सेठ अकरम का कॉल आया।
वो बिल्कुल डरा हुआ था। राव साहब प्लीज यहाँ आइए, मेरे घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है, वो कह रहा था। क्या हुआ? वो बूढ़ा गुलाम अली, वो वापस आ गया है, मैं उसे देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन वो तो मर गया था ना। मैं फौरन कराची गया। सेठ की हालत देखकर मैं शॉक हो गया। वो बहुत वीक लग रहा था, दाढ़ी नहीं बनवाई, आंखों में डार्क सर्कल्स थे। क्या हुआ एग्जैक्टली? मैंने पूछा। सेठ ने बताया कि 12 अक्टूबर को गुलाम अली के मरने के 2 दिन बाद रात को 3 बजे वो उठा तो देखा गुलाम अली उसके बेड के पास खड़ा था, बिल्कुल वैसी ड्रेस में जैसे वो पहना करता था, सफेद शलवार कमीज और पगड़ी। सेठ साहब, मुझे मेरा हक चाहिए, 30 साल की तनख्वाह, मेरी बीवी का हॉस्पिटल बिल, मेरी बेटी का मेहर, गुलाम अली ने कहा। सेठ ने सोचा हेल्यूसिनेशन है, आंखें मलीन तो वो गायब हो गया। फिर 15 अक्टूबर को सेठ के एटीएम से पैसे निकलने लगे, पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख। बैंक ने कॉल किया कि अनयूजुअल एक्टिविटी है। सीसीटीवी में देखा तो एटीएम के पास कोई नहीं था, लेकिन पैसे निकल रहे थे। जितनी अमाउंट गुलाम अली की ड्यू थी उतनी एग्जैक्टली निकल गई। 18 अक्टूबर को सेठ का बिजनेस पार्टनर अहमद ने कॉल किया। अकरम, तुम्हारे ऑफिस में एक बूढ़ा आदमी आ रहा है रोजाना, कहता है सेठ से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं कोई नहीं आया, लेकिन हम उसे देख रहे हैं। 20 अक्टूबर को सेठ की कार का इंजन कंप्लीटली डैमेज हो गया। मैकेनिक ने कहा कि इंटरनल पार्ट्स में आग लगी है, लेकिन कोई फायर साइंस नहीं है। रिपेयर कॉस्ट 3 लाख था, एग्जैक्टली उतना जो गुलाम अली की बीवी के इलाज में लगता। सबसे ज्यादा डरने वाली बात यह थी कि सेठ के दोनों बेटों के साथ भी इंसिडेंट्स होने लगे। अहमद का बिजनेस लॉस में गया, एग्जैक्टली उतना जो उसने फातिमा के बारे में गंदे कमेंट्स किए थे उस दिन। इमरान को सडन फीवर आया जो 2 हफ्ते तक नहीं उतरा। सेठ की बीवी शबाना ने बताया, रात को किचन में बर्तन खुद ब खुद गिर जाते हैं, जब मैं देखती हूं तो गुलाम अली खड़ा होता है। वो कहता है, बेगम साहिबा, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं। सेठ ने बहुत से आमिल्स और पीर से कांटेक्ट किया। कोई कहता था तावीज पहनो, कोई कहता था घर में दम करवा लो, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने सेठ से कहा, अकरम भाई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक है, तुम्हें गुलाम अली के साथ जो जुल्म किया है उसका हिसाब देना होगा। उसकी फैमिली को वो सब कुछ देना होगा जो उसका हक था। लेकिन राव साहब, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तनख्वाह तो दी थी ना उसे। नहीं भाई, तुमने उसे 30 साल सेवा करवाई, प्रॉमिसेस किए और फिर तोड़ दिए। उसकी बीवी मर गई क्योंकि तुमने इलाज नहीं करवाया। उसकी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ क्योंकि तुमने शादी के पैसे नहीं दिए। ये सब तुम्हारा कर्ज है। सेठ पहले तो मना करता रहा, लेकिन जब इंसिडेंट्स और बढ़ गए, उसके बिजनेस में 50 लाख का लॉस हो गया, घर में हर वक्त अजीब माहौल रहने लगा, तो वो राजी हो गया। हमने गुलाम अली के घर कांटेक्ट किया। उसकी बेटी फातिमा और उसका 16 साल का बेटा आसिम बहुत गरीब हालत में थे। फातिमा फैक्ट्री में काम करती थी सिर्फ 8,000 रुपए में। मैंने सेठ से कहा कि प्रॉपर कैलकुलेशन करो, 30 साल की सर्विस, बोनस, ग्रेजुएटी, बीवी के इलाज का खर्चा, बेटी की शादी के पैसे, टोटल 8 लाख रुपए बनते थे। सेठ ने पहले तो कहा, इतने पैसे कहां से लाऊं? तुम्हारा बिजनेस करोड़्स में है और 8 लाख नहीं है। मैंने जवाब दिया। जब हमने फातिमा को कॉल किया और सब कुछ एक्सप्लेन किया तो वो पहले तो बिलीव नहीं कर रही थी। ये सेठ साहब 30 साल बाद क्यों देना चाहते हैं? उसने पूछा। मैंने सच बता दिया। फातिमा ने कहा, अब्बू को बहुत तकलीफ हुई थी, वो रोज रोज कहते थे कि अल्लाह से इंसाफ मांगेंगे। हमने डिसाइड किया कि प्रॉपर सेरेमनी के साथ पैसे देंगे। 2 नवंबर को हम फातिमा और आसिम को सेठ के घर ले आए। सेठ ने उनसे माफी मांगी और 8 लाख रुपए का चेक दिया, साथ में आसिम की पढ़ाई का जिम्मा भी लिया। उस सेरेमनी में मैंने देखा कि फातिमा रो रही थी। वो कह रही थी, अब्बू, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, अब आप चैन से सो जाइए। उस रात से सेठ के घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कोई आवाजें नहीं आई, कोई अजीब इंसिडेंट्स नहीं हुए। गुलाम अली की रूह को सुकून मिल गया था। लेकिन ये कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सेठ का बिजनेस कभी पहले जैसा नहीं हुआ। अल्लाह ने उसे दुनियावी पनिशमेंट दी, मजलूम के साथ जुल्म करने की वजह से। वो अब भी अमीर है, लेकिन पहले जैसी बरकती नहीं है। फातिमा ने उस पैसे से अपनी शादी की और अब उसका अच्छा घर है, मुझसे अच्छी पढ़ाई कर रहा है। वो कहता है, नाना जी की दुआ से ये सब पॉसिबल। अब मैं मिसेस राव दूसरी कहानी सुना रही हूँ, जो और भी ज़्यादा डराने वाली है। मेरी ये कहानी 2021 की है, जब कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा था। हमारे मोहल्ले में फरजाना बीबी नाम की एक औरत रहती थी, अपने 2 बेटों शाहिद और रशीद के साथ। फरजाना विडो थी, लेकिन उसके पास अच्छा घर था और रेंटल प्रॉपर्टीज से अच्छी इनकम थी। उसकी एक छोटी बहन थी नसरीन, जो भी विडो थी और उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था। नसरीन की एक 19 साल की बेटी आयशा थी, जो इंटरमीडिएट कर रही थी। 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन हुआ तो नसरीन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। वो कुटीर उद्योग में काम करती थी, जो बंद हो गया था। मजबूरी में उसे अपनी बहन फरजाना के घर जाने पड़ा। शुरू में तो फरजाना ने कहा,
बहन तू परेशान मत हो, ये तेरा घर है, जब तक मर्जी रहे। लेकिन यहाँ कहानी का ट्विस्ट है। फरजाना ने नसरीन से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे उठाना, घर साफ करना, खाना बनाना, कपड़े धोना और रात को 11 बजे तक काम करना। नसरीन को सर्वेंट की तरह ट्रीट करता था। मैंने कई बार देखा नसरीन किचन में अकेली रो रही होती थी। जब मैं पूछती तो कहती, बाजी क्या करूं, मेरे पास कोई और जगह नहीं है। बहन कहती है फ्री में रह रही हूं तो काम तो करना होगा। फरजाना के बेटे भी नसरीन के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। शाहिद हमेशा चिल्लाता रहता, फूफी खाना ठीक से बनाओ, हमारा पैसा खा रही हो। रशीद कहता, अम्मा ये कब तक यहाँ रहेगी, घर में जगह नहीं है। सबसे बुरा ये था कि नसरीन की बेटी आयशा के साथ भी अच्छा बिहेवियर नहीं था। उसे घर के काम में हेल्प करनी पड़ती थी और पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता था। पढ़ाई करके क्या होगा, घर का काम सीखो, फरजाना कहती आयशा से। मैंने फरजाना से बहुत बार कहा, ये तुम्हारी बहन है, कोई आउटसाइडर नहीं, इसके साथ अच्छा सुलूक करो। राओ जी आपको नहीं पता, फ्री में रह रही है, खाना पी रही है, काम तो करेगा ना, फरजाना जवाब देती। 2021 के शुरू में नसरीन की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों हो गए थे। डॉक्टर ने कहा रेगुलर मेडिसिन और चेकअप ज़रूरी है। लेकिन फरजाना कहती, पैसे कहाँ से लाऊं दवाई के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा था। नसरीन दिन ब दिन वीक होती जा रही थी। उसके पाँव सूज गए थे, आँखों में इन्फेक्शन हो गया था। बहन मुझे प्राइवेट डॉक्टर के पास ले चलो, मैं बहुत परेशान हूँ, नसरीन कहती। पैसे नहीं हैं, अल्लाह पे भरोसा रखो, फरजाना का यही जवाब होता। आयशा भी अपनी माँ के लिए परेशान थी। वो मेरे पास आई और रोते हुए कहा, आंटी मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है, फूफी डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार नहीं। मैंने फरजाना से कहा, यार नसरीन की तबीयत सीरियस है, कुछ तो खर्चा कर दो। राहो जी मेरे भी पैसे लिमिटेड हैं, बच्चे हैं, घर चलाना है, फरजाना ने मना कर दिया। मार्च 2021 में एक रात नसरीन की हालत बहुत बिगड़ी। उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, फीवर भी था। उसने फरजाना से कहा, बहन प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे लगता है मैं मर रही हूँ। फरजाना ने कहा, रात को कहाँ जाऊँ, सुबह देखा जाएगा, दुआ पढ़ो और सो जाओ। नहीं बहन मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ कॉल कर दो एम्बुलेंस, नसरीन ने गुजारिश की। एम्बुलेंस के पैसे कौन देगा, सुबह गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएंगे। उस रात 3 बजे आयशा की चीख सुनी गई। वो चिल्लाई, माँ माँ। नसरीन मर चुकी थी। मरने से पहले जो नसरीन ने लास्ट वर्ड्स कहा था वो आयशा ने मुझे बताए। बेटी मैंने अल्लाह से दुआ की है कि जो लोग मजलूम के साथ जुल्म करते हैं अल्लाह उनसे हिसाब लेता है। मेरी बहन ने मेरे साथ कितना बुरा किया है, अल्लाह सब देख रहा है। नसरीन की बरियल के दिन से फरजाना के घर में अजीब चीज़ें होने लगीं। पहले तो सिर्फ रात को 2-3 बजे कोई फीमेल वॉइस आती, फरजाना फरजाना। जब फरजाना उठती तो कोई नहीं होता। फिर किचन में बर्तन खुद ब खुद हिलने लगे। जब फरजाना देखती तो सब नॉर्मल होता। एक रात फरजाना ने देखा नसरीन किचन में खड़ा है, वही ब्लू सूट में जो वो हमेशा पहना करती थी। बहन मेरा हिसाब कब दोगी, मैंने 1 साल तुम्हारे घर में फ्री में काम किया, मेरा इलाज नहीं करवाया, मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। नसरीन ने आंखें मली तो वो गायब हो गई। फरजाना ने सोचा हेलुसिनेशन है स्ट्रेस की वजह से, लेकिन फिर और इंसिडेंट्स होने लगे। शाहिद का सडन एक्सीडेंट हो गया। कोई सीरियस इंजरी नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल का बिल 60,000 था, एग्जैक्टली उतना पैसा जितना नसरीन की मेडिसिन में लगता अगर प्रॉपर इलाज करवाते। रशीद को फीवर आया जो 20 दिन तक नहीं उतरा। डॉक्टर्स को कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। वो रोज़ कहता, माँ माँ फुप्पी मुझसे बात करती हैं, कहती है तुमने मेरे साथ बुरा किया था। फरजाना की रेंटल प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। टेनेंट्स ने रेंट देना बंद कर दिया। एक प्रॉपर्टी में पाइप बस्ट हो गया, दूसरी में फायर लगा। सबसे डरने वाली बात यह थी कि फरजाना को हर रात सपने आते जिसमें नसरीन उससे कहती, बहन मैंने 1 साल तुम्हारे घर में काम किया, तुम्हारा खर्चा बचाया, तुमने मेरा कोई हक अदा नहीं किया, मेरे बेटे आयशा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अब मैं तुमसे अपना हिसाब लूँगी। फरजाना की नींद उड़ गई। वो पागल होने लगी। हर वक्त नसरीन को देखती, उसकी आवाज़ सुनती। 2 महीने बाद फरजाना मेरे पास आई, बिल्कुल वीक और पेल। राओ जी मैं मरे जा रही हूँ,
नसरीन मुझे चैन से नहीं रहने दे रही। क्या हो रहा है एग्जैक्टली? मैंने पूछा। फरजाना ने सब कुछ डिटेल में बताया। फिर कहा, अब मैं समझ गई हूँ मैंने उसके साथ कितना गलत किया है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैंने कहा, फरजाना तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहले आयशा को अपनाओ लीगली, उसकी अच्छी पढ़ाई करवाओ। दूसरे, नसरीन के लिए प्रॉपर कुल करवाओ और माफ़ी मांगो। तीसरे, जो खर्चा तुमने नसरीन पे नहीं किया उसका हिसाब करके चैरिटी कर दो। पहले तो फरजाना मना करती रही, कहाँ से लाऊं इतने पैसे। लेकिन जब उसका बिजनेस कंप्लीट लॉसली जाने लगा, घर में हर वक्त अजीब माहौल रहने लगा, तो वो राज़ी हो गई। हमने प्रॉपर कैलकुलेशन की। नसरीन ने 1 साल काम किया था, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग। मार्केट रेट में 25,000 पर मंथ, टोटल 3 लाख बनता था। प्लस उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो नहीं हुआ 1.5 लाख, टोटल 4.5 लाख रुपीज़। फरजाना ने पहले आयशा से माफ़ी मांगी। बेटा, मैंने तुम्हारे माँ के साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझूंगी अब। आयशा इनिशियली हेजिटेंट थी, लेकिन बाद में मान गई। फुप्पी, मैं सिर्फ चाहती हूँ मेरी माँ की रूह को चैन मिले। हमने 3 दिन का कुले शरीफ करवाया नसरीनी के लिए। उसमें प्रॉपर खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, कुरान की तिलावत करवाई और सबने नसरीन के लिए दुआ की। कुल के दिन फरजाना ने पब्लिक कन्फेशन किया, मैंने अपनी बहन नसरीन के साथ बहुत जुल्म किया है। उससे घर का सारा काम करवाया, उसका इलाज नहीं करवाया, उसकी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं अल्लाह और सबसे माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद फरजाना ने 4.5 लाख रुपीज़ डिफरेंट चैरिटीज़ में दिए। हॉस्पिटल बिल्स ऑफ पुअर पेशेंट्स, हेल्पिंग विडोज़, स्पॉन्सरिंग पुअर स्टूडेंट्स। आयशा को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और उसकी फ़ीस अदा की। कुल के बाद घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कोई आवाज़ें नहीं आई, कोई अजीब इंसिडेंट्स नहीं हुए। नसरीन की रूह को सुकून मिल गया था। आयशा अभी 3rd ईयर में है और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। वो कहती है, मेरी माँ की रूह अब चैन में है क्योंकि मुझे जस्टिस मिल गया। लेकिन फरजाना का बिज़नेस कभी पहले जैसे नहीं हुआ। अल्लाह ने उसे दुनिया में ही सज़ा दे दी। वो अब अच्छी इंसान बन गई है, लेकिन मटीरियल वाइज पहले जैसी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि मज़लूम की रूह हमेशा इंसाफ मांगती है। जब कोई जुल्म के साथ मरता है तो उसकी रूह अधूरी रहती है। मरने के बाद भी हिसाब होता है। जो दुनिया में जुल्म होता है उसका जवाब देना पड़ता है। अल्लाह मज़लूम के साथ होता है। मज़लूम की बद्दुआ अल्लाह के यहाँ फ़ौरन कबूल होती है। तौबा और इस्तग़फ़ार से राह निकलती है। अगर आपने किसी के साथ जुल्म किया है तो अभी भी वक्त है। ख़ानदानी रिश्ते में भी जुल्म गुनाह है। भाई बहन माँ बाप के साथ अच्छा सलूक ज़रूरी है। याद रखें, कभी किसी कमज़ोर इंसान के साथ जुल्म ना करें। अगर आपके साथ जुल्म हुआ है तो अल्लाह से दुआ मांगे, बदला लेने की कोशिश ना करें। मरने वालों के लिए कुले शरीफ और दुआ ज़रूरी है। अगर कोई अजीब इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो चेक करें कहीं आपने किसी का हक तो नहीं दबाया। अल्लाह पाक हम सबको जुल्म करने और जुल्म सहने से बचाए। जो लोग दुनिया में इंसाफ नहीं करते, अल्लाह उनसे आखिरत में हिसाब लेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे।